मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफर मिलता है और वह उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जो अपना इंटरव्यू देने के लिए आई, लाइन में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और चपरासी कहता है कि मैडम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी। वह लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, आप चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो, या जो चीज़ अच्छी बनाते हो वह मेरे लिए लेकर आओ। वह कहता है मैडम आपको जो पसंद है वह मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसे अच्छे से बना कर लाऊंगा। वह कहती है कि चाय लेकर आना, लेकिन थोड़ी कड़क लेकर आना, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न किए जाएंगे। चपरासी जाता है, कुछ देर के बाद चाय लेकर आता है, मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसका नंबर आने वाला था, वह जी चेयर पर बैठकर चाय पी रही थी। इस चेयर पर सो जाती है और उसको कुछ पता ही नहीं लगता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लगभग 12 से 15 घंटे बाद उसको होश आता है और जब होश आता है तो वह एक बिस्तर पर पड़ी होती है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें जब खुली रही थी तो वह देख रही थी कि उसके सामने एक बुजुर्ग से आदमी बैठा है। उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह विरोध कर सके। उसकी जुबान में इतनी जान नहीं बची थी कि वह आवाज़ निकाल सके, क्योंकि उसे चाय के अंदर ऐसी चीज़ मिलाकर दी गई थी जिससे उसके शरीर की ताकत कमज़ोर हो चुकी थी। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वह बुजुर्ग आदमी वहाँ से जाता है और उसके बाद कोई एक और व्यक्ति वहाँ आता है। उसके बाद फिर वहाँ दूसरा आदमी आता है। इस प्रकार लगातार वहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा था। लगभग 15 लोगों तक उसने गिनती की। उसके बाद तो वह गिनती करना भी भूल जाती है। जब उसे पूरी तरह से होश आता है तब वह पानी मांगती है और उसे पानी नहीं मिलता। खाना मांगती है, खाना भी नहीं मिलता। वह कहती है कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन कपड़े भी नहीं मिलते। तो मिलते हैं तो बस उसको मार मिलती है। जब उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, जब भी वह मुंह खोलती थी उसकी पिटाई की जाती थी। यहाँ से निकलने की उसने तमाम कोशिश की, लेकिन 24 घंटे उसे पर किसी न किसी की नज़र रहती थी। जब वह यहाँ से बाहर जाती है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में जितने प्रदेश होते हैं वहाँ तक बात पहुँच जाती है। यही नहीं, वह जिस प्रदेश की लड़की होती है उस प्रदेश के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किस तरह उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो घटना आपको सुनाने जा रही हूँ वह सच्ची घटना है। दिल्ली का एक थाना लगता है कमला मार्केट, जिसका एक इलाका है जीवी रोड। इसी का एक कोठा है, कोठा नंबर 68। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रह रहा था। वह रास्ते में एक फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाकर कहता है, हेलो, मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम रानी के भाई बात कर रहे हो? वह लड़का कहता है कि हाँ, ठीक है, मैं रानी का भाई बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? वह कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीवी रोड के कोठा नंबर 68 में कैद है। तुम्हारी बहन ने यह मैसेज भेजा है। वह पूछता है कि तुम कैसे जानती हो? वह कहता है कि मैं पिछले 3-4 बार से उनसे मिलकर आया हूँ और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह व्यक्ति इतना कहने के बाद फ़ोन काट देता है और वह लड़का जो अपनी बहन के बारे में बातें सुन रहा था, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने माँ बाप के पास पहुँचता है और वह कहता है कि बहन की खबर मिली है, बस मुझे दिल्ली जाना है। वह लड़का सीधा यहाँ से दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद जिस नंबर से कॉल आया था उस व्यक्ति को कॉल करके उससे रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार आप मुझसे मुलाकात कर लीजिए। तो वह करोल बाग में रहने वाला व्यक्ति उसे अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाने के बाद जब उससे बातचीत करता है तब उसे पता लगता है कि वह व्यक्ति जिसने कॉल किया था वह भी कोलकाता का रहने वाला है और जो बहन से मिलने आया है वह भी कोलकाता का रहने वाला है।
और इसके बाद दोनों ने अच्छे से बांग्ला भाषा में बात करके उसको आदमी कहता है कि जो भी कदम उठाओ अच्छे से सोच समझ कर उठाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। भाई कुछ देर तक सोचता रहता है और उसके बाद विचार करता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। अभी यहाँ से सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में। कोठा नंबर 68 में जाने के बाद उसने वहाँ देखा कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि धंधा करती हैं। लेकिन वहाँ का जो रूल है, वहाँ जाकर एक मैनेजर से मिलना होता है। उसको बताना होता है कि उसको किसी से मिलना है। वहाँ के एक के बाद एक लड़कियाँ उसके सामने लाई जा रही थी। वह सभी को रिजेक्ट करता गया क्योंकि उसको तो अपनी बहन से मिलना था। लेकिन वह सब कुछ बता भी नहीं सकता था। आखिर में वहाँ की मैनेजर बताती हैं कि जो एक नई लड़की आई है जिसका नाम है रानी, उनसे इनको मिलवा दो। पीछे से आवाज़ आती है कि वह लड़की पहले से ही एक ग्राहक के पास है, उसकी बहुत डिमांड है, उसे अगर मिलना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वह लड़का कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी हर डिमांड को पूरी करूँगा, तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। वह लड़का वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ की जो मैनेजर हैं वह कहती हैं कि उसके ज़्यादा रेंट लगेंगे, अगर उसका इंतज़ार कर रहा हो तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वह कहता है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं उसी का इंतज़ार करूँगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से एक ग्राहक बाहर निकलता है। बहन भी बाहर निकल कर आती है और दोनों का जब आमना सामना होता है तो बहन उसको कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आंखों ही आंखों में शर्मा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बहन करे तो क्या करे, भाई करे तो क्या करे। भाई ने देखते ही कहा मुझे यही लड़की चाहिए, इसी से मिलना है। वह लड़की जैसे ही अंदर जाती है वह लड़का भी अंदर चला जाता है। वह दोनों जब आपस में मिलते हैं दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। दोनों जब फूट फूट कर रो रहे थे तो यह आवाज़ बाहर ना जाए इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के मुंह पर हाथ लगा लिया था, क्योंकि अगर यह आवाज़ बाहर चली गई तो उन दोनों के लिए यह खतरा हो सकता था। वह जो एक समय सीमा होती है कोठे पर रुकने की, समय सीमा उसके पार हो जाती है तो उसका दरवाज़ा बाहर से खटखटाने की आवाज़ आती है। बार बार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। फिर बाहर से आवाज़ आती है कि अगर तुम बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर आओ। वो लड़का कहता है कि क्या बात है। तो बाहर से आवाज़ आती है कि तुम्हारी समय सीमा ख़त्म हो चुकी है, अगर 5 मिनट का समय और लिया तो तुम्हारा चार्ज जो है वह डबल हो जाएगा। जितने पैसे आपने दिए हैं उससे दुगने पैसे आपको देने पड़ेंगे। वह लड़का कहता है कि ठीक है, मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ देर और रुकना है। बहन जब अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है तो वह भाई भी रोने लगता है और बहन भी रोने लगती है और उससे कहती है कि जब वह कोलकाता की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी तब उसकी एक दोस्त बनी थी, ज्योत्सना। और जब ज्योत्सना से वो दोस्ती कर बैठती है तो ज्योत्सना एक दिन उसके सामने जाकर रोने लगती है। वह कहती है मैं बहुत अभागी हूँ, मुझे आज एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है, लेकिन मेरे घरवाले मुझे जाने नहीं देना चाहते। मैं करूँ तो क्या करूँ। रानी जब उसकी बात सुन रही थी तो वह कह रही थी कि तुम्हें यहाँ कितने पैसे मिलते हैं। वह कहती है मुझे यहाँ 35,000 से 40,000 मिलते हैं, लेकिन जो ऑफ़र मुझे दिल्ली से आया है उसमें 1 लाख से तो शुरुआत है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पेमेंट भी बढ़ती जाएगी। रानी जब ज्योत्सना की बात सुन रही थी तो ज्योत्सना की बात सुनने के बाद उसे लगा क्या मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी को भी कम पैसे मिल रहे थे। तो ज्योत्सना रानी को कहती है ठीक है, इस ऑफ़र को तुम काम कर सकती हो, मैं दोबारा देख लूँगी। मैं अपने परिवार को मनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी। वह दोनों साथ बैठकर खाती थीं। जब भी चाय पीनी होती थी तो दोनों साथ में चाय पीती थीं, या कॉफ़ी पीना हो या बाहर घूमना हो, वह दोनों साथ में रहती थी। तभी वह जो दिल्ली की नौकरी का ऑफ़र था वह 10 जून 2019 को दिल्ली की फला जगह पर इसके लिए जो इंटरव्यू है उसके लिए रमज़ान तुम्हें दिल्ली लेकर जाएगा, तुम उसके साथ चली जाना। जब वह दिल्ली जाती है तो वहाँ जाकर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद वह पहली बार इस कोठे पर आती है और उसको यह जानकारी नहीं थी कि वह बहुत बुरी तरह से फंस गई है। यह बात 10 जून की है और उसकी शुरुआत होती है 11 जून से। उसी एक दिन पहले 15 से 20 लोगों ने उसके साथ संबंध बनाया और इसी प्रकार समय आगे बढ़ता है। वह बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी।
इसीलिए ज़्यादातर ग्राहक जब उसको देखते थे तो उसी को पसंद करते थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह यहाँ कैसे निकली। और वह जब खाना मांगती थी तो उसको मार पड़ती थी। साथ ही जब उसको होश आता था तो वह चिल्लाने की कोशिश करती थी, तो उसे नशा की इंजेक्शन देकर रखा जाता था, जिससे वह जब भी होश में आए तो वह सिर्फ उत्तेजित हो, सिर्फ संबंध बनाने के लिए, चिल्लाने के लिए नहीं। अब यह लगातार का सिलसिला बन बैठा था ताकि वह बाहर ना जा सके, कहीं भाग ना सके। वहीं एक ऐसी लड़की थी जिसे उस कोठे से बाहर जाने को बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। तभी एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि पश्चिमी बंगाल का ही रहने वाला था। वह आने के बाद उससे बातचीत करता है और रानी ने और ग्राहकों से ज़्यादा उसको तवज्जो दी। इसीलिए उस ग्राहक की आदत बन जाती है। जब भी उसको मौका मिलता था वह उसके पास आता था, उससे शारीरिक संबंध बनाता था। जब 3-4 बार वह उसके पास आता है तब रानी ने डिमांड की कि क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हो? अगर तुम मेरे भाई को फ़ोन कर दोगी तो वह मेरे यहाँ से निकालने का कोई चांस बन जाएगा। और लड़का कहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो यह लोग मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। वह लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है कि सिर्फ एक बार मेरे भाई को फ़ोन कर दो, हो सकता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उस लड़के ने हाँ कर दी। उसने जो वादा किया वह उस लड़के ने निभा दिया। अब भाई ने अपनी बहन की पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद वह समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर पुलिस इन लोगों से मिली हुई है तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए कोलकाता से आए हुए उस लड़के के लिए यह दिल्ली शहर बिल्कुल अनजान था। उसको यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे और उस दिन कुछ नहीं कर पाया। और अगले दिन फिर ग्राहक बनकर जाता है और कहता है मुझे उसी लड़की से मिलना है। और वह रानी के पास जाता है और कहता है कि रानी, हमें क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। तब वह एक नाम बताती है और कहती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। उससे मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है वह तुम्हारी मदद कर दें। उस लड़के ने दूसरी बार मुलाकात में अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और यहाँ से निकलता है। रानी को यह इसलिए पता था कि ये लोग अक्सर इन कोठों पर आते रहते हैं और इन महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। इसीलिए उसने किसी न किसी के मुंह से सुन लिया था कि स्वाति मालीवाल मदद कर सकती हैं। यहाँ से वह सीधा निकल कर जाता दिल्ली महिला आयोग में। वहाँ पर एक लेडी उसको मिलती है, किरण नेगी। वह लड़का किरण नेगी से सारी घटना के बारे में बताता है। सीनियर अध्यक्ष हैं, उसको बताती हुई किरण नेगी ने स्वाति मालीवाल से बात की और उसको पूरा मामला समझाया कि ऐसे ऐसे पूरा मामला है और जो भाई वह मेरे पास बैठा हुआ है वह सीधा अपनी बहन से कोठे पर मिलकर आ रहा है, बातचीत करके आया है। इसीलिए इस बात में कोई झूठ नहीं है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वाति मालीवाल को सारी बातें पता चली तो उन्होंने डीसीपी को कॉल किया और कहती हैं सर मुझे आपकी मदद चाहिए। जीबी रोड पर एक कोठा है जिस पर रोड रेड डालनी है। वहाँ पर एक लड़की जी कई महीने से फंसी हुई है, उसके साथ गंदा काम हो रहा है बिना उसकी अनुमति की। एक डेट निश्चित कर लेते हैं और वह डेट निश्चित हुई थी 9 अगस्त 2019 को। और जब यह 9 अगस्त आई तो तीसरी बार भी भाई ग्राहक बनकर जाता है। उस भाई को समझा दिया जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक तुम कोठे के अंदर अपनी बहन के साथ रहोगे, ताकि हम आसानी से उसे जाकर पकड़ सकें। और ठीक वैसे ही होता है। उनके प्लान के मुताबिक किरण नेगी, स्वाति मालीवाल और डीसीपी जैसे कई अधिकारी की टीम वहां पहुंचती है। वहां पर रेड डाली जाती है। रेड डालने के बाद जब वो इस कोठे में जाते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाना की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा खुलता है तो दोनों भाई बहन अंदर से निकलते हैं। दोनों भाई बहन को वहाँ से आज़ाद करवा दिया जाता है और वह भाई अपनी बहन को लेकर वहाँ से कोलकाता चला जाता है। इस बात को लेकर पुलिस की नहीं बल्कि महिला आयोग की भी बहुत जमकर तारीफ सोशल मीडिया पर हुई थी। इस कोठे के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस केस में जितने लोग शामिल थे उस सभी को गिरफ्तार किया जाता है। एक एफआईआर वहीं भी दर्ज की गई थी जब उसको नौकरी के लिए बोला गया था और वह जब वहाँ से निकली थी तो उसके बाद जब उसका मोबाइल बंद मिला था तब भी गुमशुदा की एफआईआर दर्ज कोलकाता में हुई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद आप सबका।